हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लिए 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स सेक्शन के। ऑलरेडी हमारी यहाँ पे और जो वीडियोज़ हैं चल रही हैं जिसमें आपको HPG के और जनरल साइंस और रीजनिंग की क्लासें हो रही हैं। उसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 इज ग्रे लिस्ट इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारी लिस्ट है ग्रे लिस्ट, ये एसोसिएटेड है FATF के साथ। FATF इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंस्टीट्यूशन है FATF जिसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है 1989 में। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया 2010 में 2010 में। और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसकी दो लिस्ट होती है हमारे पास। एक लिस्ट है ग्रे लिस्ट और दूसरी लिस्ट का नाम है ब्लैक लिस्ट। दो तरह की लिस्टें हैं। ये जो हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसका काम है कि अगर कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस होते हैं या फिर टेररिज्म को कोई फाइनेंस करती है कंट्री, तो टेररिज्म को फाइनेंस जो कंट्री करती है उसके ऊपर जो है हम कोई ना कोई दबाव बना देते हैं और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उस कंट्री को इन दो में से किसी एक लिस्ट में डाल देते हैं। सबसे पहले उसको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब कि हम तुम्हारी मॉनिटरिंग करेंगे और तुम्हें जो है हम वार्निंग देते हैं कि टेररिज्म को फाइनेंस ना करो और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं उनसे रिलेटेड भी, नहीं तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो हमारी दो लिस्टें हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, जो एसोसिएटेड है FATF के साथ, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। WHO आपको पता होगा, WHO इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है WHO, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और ये बना था 1948 में। ठीक है जी। और WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1995 में। ये भी यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है और इसने रिप्लेस किया था GATT गाट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है जी। और IMF इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो कब बना है हमारा 1944 में। ठीक है दोस्तों। तो WHO, WTO और ये दोनों जो है यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन, और जो FATF एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसका काम है टेररिज्म को जो फाइनेंस करती है कंट्री उनके ऊपर एक्शन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है वो वाली इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यानी कि पब्लिक मतलब जनता, हम और आप मतलब सरकार, गवर्नमेंट। तो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर यानी अंबानी, अदानी, टाटा और बिरला, और साथ में पब्लिक यानी गवर्नमेंट, दोनों का जो रोल होता है हमारी इकोनॉमी में, वही मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है दैट इज एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी थोड़ी आपको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये जो टर्म थी ये दी थी पैट मुलिन ने, टर्म कॉइन की पैट मुलिन ने, और इनको सपोर्ट किया था JM केन्स ने। ठीक है जी बात। टर्म कॉइन की थी पैट मुलिन ने और ये जो सपोर्ट किया था उनको JM केन्स ने। आपने इकोनॉमिक्स में एक और नाम सुना होगा एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ इज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स।
या फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ ही है और फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी एडम स्मिथ ही हैं। एडम स्मिथ की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो इन्होंने लिखी थी 1776 में। ठीक है जी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जिसमें दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देखो दोस्तों, ये हमारी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के नंबर आपके फ्री के मार्क्स हैं एग्जाम में। अगर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो इकोनॉमिक्स में एचपी के एग्जाम में बहुत डीप में नहीं जाते हैं। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी अगर आपकी क्लियर है तो आपके क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। तो उसी में ही एक हमारे पास है जीडीपी, एक होता है जीएनपी और एनएनपी। ये तीन टर्म है, यहां मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देता हूं। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इकोनॉमिक्स में ग्रॉस का वही मीनिंग है जो मैथमेटिक्स में मीनिंग है टोटल का। ठीक है जी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक टर्म है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है जी बात। तो जीडीपी होता है हमारा, देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक, अगर हमने मान लो ये हमारा हिमाचल का मैप है, रफ मैप बनाता हूं, ये हमारा यहां पे हिमाचल है। अगर हमने अपने हिमाचल प्रदेश को बाहर की स्टेट के साथ कंपेयर करना है तो हम डोमेस्टिक हो गए। और अगर हमने अपनी पूरी कंट्री को, भारत देश को बाकी और कंट्री के साथ कंपेयर करना है तब हमारा इंडिया डोमेस्टिक हो गया। तो जीडीपी में हम अपनी कंट्री को बाकी कंट्री के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। तो जीडीपी, इसलिए हम इसको कंट्री को अपनी को डोमेस्टिक विद रेफरेंस टू अदर कंट्री। तो जीडीपी क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि एक टाइम पीरियड में कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और स्पेसिफिक टाइम पीरियड यहां पे हम लेते हैं 1 ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर जो भी एक साल में यानी स्पेसिफिक टाइम में प्रोडक्शन हुआ उसी का ही नाम है जीडीपी, कंट्री की बाउंड्री के अंदर। और जो जीएनपी है, इट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें आपका आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये जो हमारा है यह है सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी इज सकल घरेलू, यानी जो घर में पैदा हुआ वो हुआ घरेलू। और ये है जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी में जो हमारे कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हुआ वो सारा इंक्लूडेड, हमारे जो भी रिलेटिव हैं या हमारे कोई और इंडिया के लोग हैं जो बाहर की कंट्री में रहते हैं, जापान में, मलेशिया में, इंग्लैंड में, रशिया में, यूएस में, कहीं भी रहते हैं, जो भी कंट्री के रेजिडेंट्स के द्वारा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन, वो कहीं पे भी रहते हैं, जो भी उन्होंने प्रोडक्शन की, जो भी उन्होंने बिजनेस का सेटअप लगाया है, जब वो सारा इंक्लूड करेंगे टोटल, तो वो आएगा जीएनपी में। और जो सिर्फ देश के अंदर ही देखना है प्रोडक्शन, वो आएगा जीडीपी में। ठीक है जी बात। और जो जीएनपी है, हमारे जो इंडियंस बाहर रहते हैं उन्होंने जो वहां प्रोडक्शन किया, बिजनेस सेटअप जो भी है उनका, हमने सारा इंक्लूड किया। तो इसमें से कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो इंडिया में रहते होंगे बाहर की कंट्रीज के, तो हम उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है जी बात। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जीएनपी में जो देश के अंदर प्रोडक्शन हुआ, वो हमारे जो इंडियंस बाहर की कंट्रीज में रहते हैं उनका पूरा जितना भी बिजनेस है, उनका प्रोडक्शन है, जो भी उनका है, उसको सारे को इंक्लूड करके, और जो फॉरेनर इंडिया में रहते हैं उनकी जो इनकम है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देनी है, तभी हमारा जीएनपी निकलता है। ठीक है जी बात। और जो हमारा जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इकोनॉमिक्स में बिजनेसमैन के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है। तो देखो क्वेश्चन पे आओ, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द
देखो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन दी कंट्री, ये तो जीडीपी हो गया, हमसे जीएनपी पूछा है। नेक्स्ट टोटल वैल्यू ऑफ ऑल दी ट्रांजैक्शन, अगले चलते हैं। डेप्रिसिएशन इन दी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन दी कंट्री, नो। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दी कंट्री एंड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो देश के अंदर प्रोडक्शन हुआ और बाहर जो इंडियंस रहते हैं उन्होंने भी जो यहां पे भेजा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जीएनपी का, क्वेश्चन नंबर 3 का डी करेक्ट आंसर। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन। देखो जी, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है हमारा, एक बात याद रखना, लॉ ऑफ डिमांड कहता है, लॉ ऑफ डिमांड एक तरफ है प्राइस और एक तरफ है क्वांटिटी की जो डिमांड है, डिमांड ऑफ क्वांटिटी। ठीक है जी। प्राइस 10 रुपए, 20 रुपए, 30, 40, 50, जो भी आपने ऊपर को लेना है ले सकते हो प्राइस। क्वांटिटी डिमांड, यहां मान लो 1 kg, 2 kg, 10 kg, 100 kg। ठीक है जी। तो हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है ये बोलता है कि जो प्राइस है वो इनवर्सली रिलेशनशिप में है क्वांटिटी जो डिमांड की। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो जो क्वांटिटी की डिमांड है वो कम हो जाएगी, और अगर अपोजिट कहना है, अगर प्राइस उसका कम होता है तो क्वांटिटी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। और ध्यान रखना, लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। ठीक है जी, स्लोप डाउनवर्ड। किसकी? लॉ ऑफ डिमांड के। पेपर में अलग से क्वेश्चन रहेगा कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसकी स्लोप कैसी रहती है, तो डाउनवर्ड। देखो ये हमें दिखा रहा है कि अगर प्राइस है ज्यादा 50 रुपीज, तो देखो क्वांटिटी जो हमने डिमांड थी, डिमांड कम हो गई 1 kg। जैसे ही प्राइस कम हुए, प्राइस आ गए 10 रुपीज यहां पे, तो देखो इसमें हमें जो भी आगे है 20-30 kg। तो हमें अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड हमारी कम है, प्राइस अगर कम हो रहा है तो डिमांड हमारी बढ़ रही है। वही हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। तो राइट आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग द रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन, इट इज प्राइस एंड क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर बी। चलें अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया, नेक्स्ट क्वेश्चन वही पे आ गया, जीडीपी। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जो हमारे घर में पैदा हुआ। यहाँ पे घर है हमारा देश, तो यहाँ पे इसका आंसर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, रिडक्शन इन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, the monetary value of all the finished goods and services made within a country during a specific period. So right answer is option D. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है what is the main economic problem faced by the society। देखो अब आप सोच के बताओ कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी फेस कर रही है। तो सबसे पहले ऑप्शनों पे चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगार साथी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी नौकरी नहीं लगी, काफी टाइम हो गया, वो तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं वो बेरोजगारी है जी। ठीक है, वो तो इसका आंसर देंगे। जो अगर किसी समाज में ऊंच नीच हो रही है, ठीक है, अमीर है, गरीब है, या फिर अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अगर ये वाला चलता है तो बोलेंगे असमानता सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो गरीब है, पैसा नहीं है खाने के लिए, रोटी नहीं है, सोने के लिए घर नहीं है, वो कहेगा नहीं गरीबी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना हो तो हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्कार्सिटी, यानी रिसोर्सेज की कमी। अगर आपके पास रिसोर्सेज होंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सोसाइटी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्कार्सिटी, रिसोर्सेज की कमी। ठीक है जी बात। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
व्हाट डज कैपिटलिज्म रेफर टू? कैपिटलिज्म होता है जी पूंजीवाद। ठीक है जी, दो टर्म है हमारे पास, एक है कैपिटलिज्म जो होता है पूंजीवाद, और एक होता है सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। ठीक है जी, तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, सारा का सारा जो लेना देना है वो है इंडिविजुअल का। कैपिटलिज्म में सारी कहानी है रिच पीपल की, अपना बिजनेस सेटअप करो और सिर्फ अपना फायदा देखो। और जो सोशलिज्म है ये बात करता है ओवरऑल वेलबींग, सबकी बात करता है ये सोशलिज्म, समाजवाद, सबके लिए होना चाहिए बराबर। तो कैपिटलिज्म क्या कहता है, इंडिविजुअल की बात है कि सरकार की बात है? देखो, यूज ऑफ मार्केट, नो। गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑफ कैपिटल, नो। प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, तो राइट आंसर इज पूंजीवाद का, कि ये जो हमारे पूंजीगत वस्तुओं का निजी स्वामित्व की सारी जो इंडिविजुअल के हाथ में है। ठीक है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, ना वो कैपिटलिज्म में आती है ना प्योरली सोशलिज्म में आती है। इंडिया इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, इंडिया में कैपिटलिज्म भी है और थोड़ा बहुत सोशलिज्म भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द गोल ऑफ ए प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिजायर ऑफ, देखो प्योर मार्केट इकोनॉमी, इसका दूसरा नाम है मॉडर्न सेंस में कैपिटलिज्म। ठीक है जी बात। तो कैपिटलिज्म में यानी कि सिर्फ उनको अपना ही देखना है, इंडिविजुअल का, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनी है, बिजनेसमैन, उनके अपने फायदे के लिए सोचना है और उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कैपिटलिज्म में जो बायर है, खरीदने वाले, हम जो सामान खरीदेंगे वो सोचेंगे कि हमें कम रेट पे मिले, और जो बेचने वाला है सेलर, वो सोचता है कि मुझे ज्यादा रेट मिले। बेचने वाला चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, मैं हाई रेट पे बेचूं, और खरीदने वाला चाहता है कि नहीं मैं कम रेट पे खरीदूं ताकि मेरे दो पैसे और बच जाएं। तो प्योर मार्केट होती है कैपिटलिज्म। तो प्योर मार्केट है तो उसको चाहते क्या है वो, उनको कंपनीज की है, उनको वर्कर्स की परवाह है, गवर्नमेंट की परवाह है? नो, उनको सिर्फ कंज्यूमर की परवाह है, यानी उपभोक्ता। अगर मार्केट में आ रहे हैं तो इनका फायदा ही फायदा, नहीं आ रहे हैं तो नुकसान। तो इनका गोल सिर्फ क्या है, कंज्यूमर्स। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इकोनॉमी दैट हैज नो कनेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? इकोनॉमी में देखो, एक होता है हमारे पास इकोनॉमिक्स, एक है इकोनॉमिक्स और एक है इकोनॉमी। क्या डिफरेंस है दोनों में? इकोनॉमिक्स इट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, और इकोनॉमी इट इज प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। अगर हमने किसी भी देश की देखनी है कि वहां पे कितना ग्रोथ हुआ, कितनी जीडीपी है, कितना जीएनपी है, तो हम कहते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी, जैसे इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, किसी देश की इकोनॉमी। तो बोल रहा है कि वो कौन सी इकोनॉमी है, यानी वो जिनका जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई रिश्ता नहीं है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो बाहर के वर्ल्ड के साथ नहीं है वो है क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि बाहर की कंट्री के साथ कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेंगे, जो भी उनका प्रोडक्शन है, जो कुछ भी है वो देश के अंदर ही होगा। तो जिसका बाहर के साथ कोई रिलेशन नहीं है वो है क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस डेप्रिसिएशन? देखो जी, डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब है जो भी उसमें कुछ डिक्रीज हुआ समय के साथ। जैसे हमारा कोई इक्विपमेंट है, कोई मशीन है, किसी ने घर बनाया, तो समय के साथ डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन उसमें मतलब यानी कि उसमें जो चीज़ है उसका धीरे धीरे जो है उसमें डिक्रीज होना शुरू होता है। आज किसी ने कोई गाड़ी ली, कोई भी गाड़ी 5-7 लाख रुपए की, समय के साथ उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, दैट इज डेप्रिसिएशन। लेकिन आज की टाइम में किसी प्रॉपर जगह पे प्रॉपर्टी अगर आप लेते हो, जैसे किसी ने प्रॉपर्टी दिल्ली में, चंडीगढ़ में कहीं प्रॉपर्टी वगैरह ले ली, तो प्रॉपर्टी जो है समय के साथ जगह मैटर करती है, तो उसकी एप्रिसिएशन होगी, यानी उसके जो रेट्स हैं कुछ है उसमें इंक्रीज होगा।
और डेप्रिसिएशन में डिक्रीज होता है। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन डेप्रिसिएशन? डिस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लांट इन फायर, नो। लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, दिस इज द राइट आंसर। क्लोजर ऑफ प्लांट, नो। क्लोजर ऑफ ड्यू टू लॉकआउट, नो। राइट आंसर इज लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि समय के साथ जो भी हम चीज को यूज करते हैं उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। ठीक है जी, दैट इज डेप्रिसिएशन। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स की, एक बार अगर आपकी समझ में आ गई तो इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। ठीक है जी। नेक्स्ट, with which of the following did the ARDC merged with on 12th जुलाई 1982? जैसे क्वेश्चन आया, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 12 जुलाई 1982 को हमारा बना था नाबार्ड। ठीक है जी, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगेन रिपीट कर रहा हूं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कब बना? 12 जुलाई 1982 को, और इसका हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई में। डन, इतनी सी इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिड एआरडीसी मर्ज? जिसको ये पता है कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना था, वो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है जी, एक एआरडीसी बताता हूं मैं आपको। ये जो एआरडीसी है, पहले ये था एआरसी, एग्रीकल्चर रिफाइनांस कॉरपोरेशन। ये बना था हमारा 1963 में। फिर हमने इसका नाम चेंज हो गया और इसका नेम चेंज होके बन गया एआरडीसी, एग्रीकल्चर रिफाइनांस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नाम चेंज हुआ 1975 में, और बाद में एआरसी से एआरडीसी, और बाद में इसको मर्ज कर दिया 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड के साथ। ठीक है जी। एक्सिम बैंक, it is export and import bank. what is RBI? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का एक्ट कब आया है? 1934 में। आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 1935 में। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, यानी राष्ट्रीयकरण? 1949 में। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। छोटी छोटी जो बातें हैं ये आपके क्लरिकल में, प्रोसेस सर्वर में, कोई भी एग्जाम है उसमें आपसे ये बातें पूछ लेंगे। तो क्वेश्चन को जब आप एनालिसिस करते हो, जब जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन किया, उसकी जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर देखा, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा, और बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में भी हम आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। तो आरबीआई का एक्ट 34 में आया, एस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुई, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। आजकल आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इफ आरबीआई रिड्यूसेस कैश रिजर्व रेशो व्हाट विल हैपन टू क्रेडिट क्रिएशन? कह रहे हैं कि अगर आरबीआई नकद आरक्षित अनुपात को कम कर देता है तो क्रेडिट निर्माण का क्या होगा? देखो जी, आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी है, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। एक है आपका रेपो रेट, एक होता है आपका रिवर्स रेपो रेट, एक है बैंक रेट, एसएलआर, और कैश रिजर्व रेशो। ये टर्मिनोलॉजी हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। रेपो रेट, रेपो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है। आरबीआई ने जो बैंकों को पैसा दिया वो रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, जो आरबीआई ने बैंकों से पैसा लिया। ऐसा क्यों करेगा? मार्केट में महंगाई को कम या ज्यादा करने के लिए, इन्फ्लेशन को है उसके साथ अगर फाइट करनी है आरबीआई को, तो उसको ये वाले प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। उनको ये यहाँ पे जितने भी हमारे क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेथड है मॉनिटरी पॉलिसी के, उनसे डील करना पड़ता है। तो रेपो रेट में अगर आरबीआई जब बैंकों को लोन देता है, जब आरबीआई ने बैंकों को लोन दिया तो बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंकों से पैसा लेगा तो आरबीआई के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा और बैंकों के पास कम पैसा हो जाएगा। जब बैंकों के पास कम पैसा होगा तो लोग जो हैं उनके पास भी पैसा कम हो जाएगा। हम जो हैं बैंकों के पास जाएंगे तो बैंक बोलेगा नहीं पैसे कम है, और जब लोगों के पास पैसा कम होगा
तो आपकी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, कम हो जाएगी। क्यों? आपकी जेब में पैसा ही नहीं होगा। जब आपकी जेब में पैसा नहीं है तो खर्च क्या करोगे? तो रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंकों से लेता है, रेपो रेट में आरबीआई बैंकों को देता है। एक होता है बैंक रेट, बैंक रेट में भी जो हमारा आरबीआई है वो बैंकों को लोन देता है। डन। और सीआरआर, इसको समझा लेता हूं, कैश रिजर्व रेशो। देखो सीआरआर क्या होती है? सीआरआर होती है कैश रिजर्व रेशो। नाम बता रहा है कि आपको जो कैश है वो रिजर्व में रखना पड़ेगा। कहां? आरबीआई के पास। जब बैंक जो है, बैंकों को, जितना भी बैंकों के पास पैसा है उसमें से कुछ अमाउंट उनको आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है, उसी का नाम है कैश रिजर्व रेशो, यानी कैश को रिजर्व में रखना। क्वेश्चन पढ़ो, इफ आरबीआई रिड्यूसेस कैश रिजर्व रेशो, आरबीआई ने बोला कि सीआरआर हमारे पास कम कर दो। पहले बैंकों को बोला था मान लो कि 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराओ, अब उसने कम कर दिया कि नहीं, तुम सिर्फ 50,000 ही हमें दो, ओनली 50,000। तो व्हाट विल हैपन टू क्रेडिट क्रिएशन? तो क्या होगा? देखो सेम यहां पे आरबीआई ने पहले पैसा 1 लाख रखा था, 50,000 रखा, यानी बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो गया। बैंकों के पास पैसा ज्यादा है तो अगर हम बैंक में लोन लेने जाएंगे तो बैंक हमें दे देगा। जब बैंक हमें दे देगा तो हमारी जेबों में पैसा ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन, इट विल इंक्रीज, यानी कि लोगों की जेबों में पैसा ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। कब? जब सीआरआर जो है आरबीआई उसको कम करेगा, रिड्यूस करेगा। और अगर इससे उल्टा कर दे तो लोगों की जेबों में पैसा कम हो जाएगा, तो क्रेडिट क्रिएशन इट विल डिक्रीज। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? पहला जो कंप्लीट इंडियन बैंक था, यानी उसमें फॉरेन का कोई योगदान नहीं था, पूरी की पूरी करेंसी असेट इंडियन थी, तो फुल्ली इंडियन बैंक फर्स्ट, उसका नाम है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में बना। ठीक है जी। नेक्स्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है 14। नीति आयोग प्रिपेयर्स द परफॉर्मेंस ऑन हेल्थ आउटकम्स इंडेक्स अलोंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? देखो जी, नीति आयोग, ठीक है जी, नीति आयोग है हमारा। चलो पहले एक बात सुनो, ये जो हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग ने रिप्लेस किया किसको? प्लानिंग कमीशन को। योजना आयोग था हमारे पास, उसको रिप्लेस कर दिया। किसने? नीति आयोग ने। कब की बात है? 1 जनवरी 2015 की। अब प्लानिंग कमीशन नहीं है जो पंचवर्षीय योजना लाता था, अब क्या है? नीति आयोग। व्हाट इज नीति आयोग? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 को। ये जो हमारा नीति आयोग होता है, ध्यान रखना, नीति आयोग का चेयरमैन ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आजकल कौन? मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो इसके चेयरमैन है। एक होता है हमारे पास इसका वाइस चेयरमैन। ठीक है जी, वाइस चेयरमैन आजकल हमारे सुमन बेरी अभी बने हैं करंटली। सुमन बेरी इंपॉर्टेंट है, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग सुमन बेरी। और एक होते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आजकल है हमारे परमेश्वरन अय्यर, ये भी अभी बने परमेश्वरन अय्यर। ये क्या है? सीईओ, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी और चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो नीति आयोग परफॉर्मेंस ऑन हेल्थ आउटकम की रिपोर्ट किसके साथ करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डिवाइडेड द कंट्रीज इनटू आईडीए, आईबीआरडी एंड ब्लेंड कंट्रीज फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ लोन? देखो जी, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। देखो जी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों इकट्ठे बने,
कब? 1944 में। इन दोनों को इकट्ठा कहते हैं ब्रेटन, अच्छा ये दोनों बने थे ब्रेटन वुड्स में, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहीं पे इन दोनों का इकट्ठा एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। दोनों को कहते हैं ट्विंस सिस्टर। क्या कहते हैं? ट्विन सिस्टर। किस किस को? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को। ये जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, ये इसकी 5 फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज अ फैमिली ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशन। कौन? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में 5 फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है इसके, यानी कि 5 फैमिली मेंबर हैं। एक है आपका IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है आपका IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। थर्ड वन इज IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। फोर्थ MIGA, MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एंड लास्ट वन इज ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डिवाइडेड द कंट्री इनटू IDA, IBRD एंड ब्लेंड कंट्री। तो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक इज अ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 5 मेंबर्स। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एंड ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। जब यहाँ पे इन क्वेश्चंस को मैं आपको करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट साथ में समझा रहा हूँ, तो आप ध्यान से इनको देखिए ताकि आपको यहीं पे ही सब कुछ लर्न हो जाए, बाकी बाद में पढ़ने की दोबारा जरूरत ना पड़े। तो ये सारे के सारे जो तीनों थे, इसका राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। एक बात और, ये जो आपकी IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसको कहते हैं सॉफ्ट विंडो। क्या कहते हैं जी? सॉफ्ट विंडो। सॉफ्ट विंडो यानी कि ये आपको 0% इंटरेस्ट पे लोन देती है। एक इसका और नाम है पुअर विंडो। ठीक है जी, पुअर विंडो। क्लियर? IDA, पुअर विंडो या फिर सॉफ्ट विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। देखो, पॉलिटी की आपकी क्लासेस चलेंगी, आपको पता है कि हमारे जो पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 4 पार्ट हैं, 25 पार्ट्स हैं। उसमें जो पार्ट नंबर 4 है वो आपका डील करता है DPSP से। DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें आर्टिकल आते हैं आपके 36 से लेके 51 तक। तो जो DPSP है आपका, यानी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, वो किसकी बात करता है? वेलफेयर स्टेट की। ध्यान रखना, पेपर में पूछेंगे कि कौन सा आपका पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा पार्ट 4 यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट? क्या यह हमारी जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, नीति क्या होनी चाहिए? तो क्या नीति है? टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी, प्रोवाइड वेलफेयर टू पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, टू एंश्योर मैक्सिमम बेनिफिट्स टू मैक्सिमम पीपल, नन ऑफ द अबव। तो वेलफेयर स्टेट का काम क्या है? टू एंश्योर मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला, वही वेलफेयर स्टेट होता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP भी वेलफेयर स्टेट की ही बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हब क्रिएटेड बाय नीति आयोग। यहाँ पे थोड़ा सा क्लरिकल मिस्टेक है, थोड़ा इधर हो गया ये। तो इसका क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज हब क्रिएटेड बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने इनमें से कौन सा हब बनाया? तो नीति आयोग ने बनाया 2 हब हैं। इसमें करेक्ट आंसर है टीम इंडिया हब। एक और है, देखो ये जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, नॉलेज एंड ट्रांसफॉर्मिंग हब। ट्रांसफॉर्मिंग की जगह है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। अगर यहाँ पे इनोवेशन होता तो ये करेक्ट आंसर होता। ठीक है, तो कौन कौन से हब है? नॉलेज एंड इनोवेशन हब, दूसरा है टीम इंडिया हब। इसमें करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर जी?
नेक्स्ट, नीति आयोग के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में सब कुछ डिटेल में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मैनेजेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन टू पुअर पीपल, गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था कौन करता है? तो कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। डिप्पू सुना होगा आपने, ठीक है, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके थ्रू ये सब कुछ होता है। और इसमें एक आईएफसी है हमारा, सॉरी आईएफसी नहीं, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है आपका, इसमें आपकी हेल्प करता है प्रोक्योरमेंट में और बाकी चीजों में। ठीक जी। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पाइसेस आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। यहाँ पे इंडिया भी आना था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पाइसेस आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में कितनी स्पाइसेस प्रोड्यूस होती हैं? तो इंडिया में होती हैं 75 स्पाइसेस टोटल। आईएसओ कहता है कि 109 टाइप्स की स्पाइसेस हैं हमारे पास, यानी मसाले 109 तरह के, उसमें से 75 इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। जो 75, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। इंडिया सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी हम ही करते हैं, सबसे ज्यादा कंज्यूम भी हम ही करते हैं, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट मसालों का, स्पाइसेस का इंडिया ही करता है। 109 में से 75 मसाले इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है जी। स्टैटिक पार्ट, बीच सिटी इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। देखो जी, मैनचेस्टर एक सिटी है आपकी इंग्लैंड में, ठीक है, इंडस्ट्रियल, वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल का एक हब है मैनचेस्टर। तो पूछ रहे हैं विच सिटी इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का जो मैनचेस्टर, वो कहते हैं कोयम्बतूर को। कोयम्बतूर कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। ठीक है जी। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बतूर तमिलनाडु, और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया इज कानपुर। मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में एक सिटी है, इंडस्ट्रियलाइज्ड हब है वहां का, तो वहीं से पूछते हैं। नेक्स्ट इज कि जो मैनचेस्टर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा आपने, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां के भी एक मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं लोथल को। लोथल एक साइट है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता की, जो कहाँ है? लोथल, गुजरात में। ठीक, तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बतूर तमिलनाडु, नॉर्थ इंडिया का कानपुर, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैनचेस्टर लोथल, जो कहाँ हुआ? गुजरात में। ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च्ड। इसको एक्रोनिम में ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये लॉन्च हुई थी आपकी 1975 में। इसका काम था बच्चों की न्यूट्रिशन और हेल्थ का ख्याल रखना। ठीक है जी। ये स्कीम तब लॉन्च हुई थी कि बच्चों को न्यूट्रिशन अच्छी दी जाए और उनकी हेल्थ पर, ताकि माल न्यूट्रिशन वगैरह उनमें ना आए। तो ये लॉन्च हुई थी 1975 में। आज भी पेपर में इस क्वेश्चन को पूछते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्रिएटेड। स्टैटिक क्वेश्चन, इसका आंसर है 1992, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और एक है आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है, स्टॉक, एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। कौन? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुरानी है पूरे एशिया की। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब बनी? 1992 में। नेक्स्ट पे चलते हैं, Which of the following concept is not used in monetary policy by Reserve Bank of India? देखो, जब कैश रिजर्व रेशियो का आया था तो वहां पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि इसमें आपके मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन आते हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और आपका कैश रिजर्व रेशियो, एंड वन इज BR बैंक रेट। ठीक है जी। ये बैंक रेट, बैंक रेट। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। तो इसमें से कौन सा यूज नहीं होता?
ब्लू चिप, ये नहीं है। बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR ये है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द गवर्नर ऑफ RBI। RBI देखो, RBI हमने अभी डिस्कस किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एक्ट आया था आपका 1934 में, एस्टेब्लिश हुआ 1935 में, राष्ट्रीयकरण हुआ इसका 1949 में, और आजकल RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द गवर्नर? डी सुब्बाराव, ये भी रहे हैं। मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी गवर्नर रह चुके हैं यहाँ के। M नरसिम्हन, ये भी गवर्नर थे RBI के। MS गिल, ये एक पॉलिटिशियन है, ये नहीं रहे हैं RBI के गवर्नर। ठीक है जी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी शोज, देखो ध्यान से सुनना, एक टर्मिनोलॉजी है LPG, ये साइंस वाली नहीं है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये है इकोनॉमी की। L फॉर लिबरलाइजेशन, कॉन्सेप्ट समझना, लिबरलाइजेशन। P है आपका प्राइवेटाइजेशन, और G है आपका ग्लोबलाइजेशन। देखो इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे कब? 1991 में, और उन्हीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एक हमने अपनाया था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी शोज। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने जो है अपनी इकोनॉमी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है, नो रिस्ट्रिक्शन। तो आपने ऐसा करना है कि कोई भी एक्टिविटी है इकोनॉमी की, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपने उनको ज्वाइन करना है ग्लोबलाइजेशन में। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी शोज इंक्रीज इन एक्सटर्नल बोरोइंग, नो। हैविंग मिनिमम इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज, करेक्ट आंसर। देखो ग्लोबलाइजेशन कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपको अपनी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनको बढ़ावा देना है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है। तो ग्लोबलाइजेशन हैविंग मिनिमम इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज। तो इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म LPG वाले कब आए थे? 1991 में। ठीक है जी, तो ये हमारे आज के इकोनॉमी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपको HP हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए और भी आपके एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, और यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहे हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पढ़ा रहे हैं। तो कल हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको और ज़्यादा इकोनॉमी के क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।